द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अभी खबर आ रही है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अपना देश छोड़कर भाग गई हैं और वर्तमान में गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पे एयरबेस पे उतरी हैं और वहां प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास पे कब्जा कर लिया है और सेना के द्वारा घोषणा की गई है कि अंतरिम सरकार बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। वहाँ के जो भी घटनाक्रम थे पिछले लगभग 2 महीने से लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे थे और उसका अंतिम परिणाम इस रूप में सामने आया है। तो आज देखेंगे कि इसमें मुद्दे क्या-क्या रहे, कि पिछले 2 महीने से क्या-क्या घटनाएं घटित हुई और किन कारणों से शेख हसीना को देश छोड़ करके जाना पड़ा। इसमें सेना के जो प्रमुख हैं वहाँ जनरल बकर उस जमान, उन्होंने घोषणा करी है कि अंतरिम सरकार का गठन करेंगे और शांति बनाने का प्रयास करेंगे, आह्वान किया उन्होंने। उनका इस्तीफा तब आया है जब कई हफ्तों से चल रहे विरोध प्रदर्शन में लगभग 300 लोगों की मौत हो गई, जिसे अधिकारियों ने कुचलने की कोशिश की। रविवार को हुई जानलेवा हिंसा में करीब 100 लोग मारे गए और कर्फ्यू लगा दिया गया था। सोमवार को भारी भीड़ ने प्रधानमंत्री महल पे धावा बोला और हसीना के भाषण देने से रोक भी दिया था। एक पुलिस अधिकारी ने समाचार एजेंसी को बताया कि ढाका में प्रदर्शनकारियों द्वारा इमारतों पर धावा बोलने के कारण हुई हिंसा में कम से कम 20 लोग मारे गए थे। तो इस प्रकार अब मुख्य मुद्दे को समझें कि क्या है मामला। बांग्लादेश में निवेश के लिए भारत और चीन उन्हें लुभाने की कोशिश में जुटे शेख हसीना को, और 15 साल से ये सत्ता पे काबिज थी और लगभग 2 महीने से 5 अगस्त को लगभग इसी आसपास में हाई कोर्ट का एक फैसला आया। स्टोरी में 60 दिन की वे 3 घटनाएं हैं जिनके चलते उन्हें 15 साल की सत्ता गंवानी पड़ी है। पहली वजह है आरक्षण पर ढाका हाईकोर्ट का फैसला, जिससे सामान्य वर्ग के छात्र भड़के। बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ था। इसी साल वहां पर 80% कोटा सिस्टम लागू हुआ। बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को नौकरी में 30%, पिछड़े जिलों के लिए 40% और महिलाओं के लिए 10% आरक्षण दिया गया। सामान्य छात्रों के लिए सिर्फ 20% सीटें रखी गई। कुछ विरोध के बाद 1976 में पिछड़े जिलों के लिए आरक्षण को 20% कर दिया गया और सामान्य छात्रों को इसका थोड़ा फायदा मिला, उनके लिए 40% सीटें हो गई। फिर 1985 में पिछड़े जिलों का आरक्षण और घटाकर 10% कर दिया और अल्पसंख्यकों के लिए 5% कोटा जोड़ा गया। इससे सामान्य छात्रों के लिए 45% सीटें हो गई। शुरुआत में स्वतंत्रता सेनानियों के बेटे बेटियों को ही आरक्षण मिलता था। कुछ साल बाद स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को मिलने वाली सीटें खाली रहने लगी। इसका फायदा सामान्य छात्रों को मिलता था और 2009 में स्वतंत्रता सेनानी के पोते पोते भी उनको भी आरक्षण मिलने लगा। इससे धीरे धीरे सामान्य छात्रों की नाराजगी बढ़ती गई और 2012 में जब विकलांग छात्रों के लिए 1% कोटा जोड़ा गया तो इससे कुल कोटा लगभग 56% हो गया और सामान्य वर्ग के 44% सीटें ही बची। तो 2012 में जो टोटल परसेंटेज बना वो सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए 44%, स्वतंत्रता सेनानी के बच्चों के लिए 30%, पिछड़े जिलों के लिए 10%, महिलाओं के लिए 10%, अल्पसंख्यकों के लिए 5% और विकलांगों के लिए 1%। इस प्रकार से पूरा आरक्षण सिस्टम 2012 में लागू हुआ था। 2018 में 4 महीनों तक छात्रों के प्रदर्शन के बाद हसीना सरकार ने कोटा सिस्टम को ही खत्म कर दिया था। हसीना की सरकार का मानना था कि अगर स्वतंत्रता सेनानी के परिवार वालों को आरक्षण नहीं मिलेगा तो किसी को भी नहीं मिलेगा। हालांकि 5 जून 2024 को ढाका हाईकोर्ट ने ये एक फैसला सुनाया और सरकार को पुराना कोटा सिस्टम यानी 2012 वाले कोटा सिस्टम को बहाल करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि 2018 से पहले जैसे आरक्षण मिलता था उसे फिर से उसी तरह लागू किया जाए। इससे सामान्य वर्ग के छात्र भड़क गए और सड़कों पर उतर आए। तो ये एक वजह था लोग सड़कों पर उतरने का। दूसरी वजह, शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों को पाक समर्थक करार दिया और गद्दार कह दिया। उन्होंने कहा कि अगर स्वतंत्रता सेनानियों के बेटे पोते को आरक्षण नहीं मिलेगा तो क्या रजाकारों के पोते पोतियों को आरक्षण मिलेगा। तो शेख हसीना ने 14 जुलाई को दिए एक इंटरव्यू में यह बात कही थी। रजाकारों के जिक्र भर से ढाका में चल रहा आरक्षण विरोधी प्रदर्शन हिंसक हो गया। दरअसल बांग्लादेश में गद्दारों को रजाकार कहा जाता है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने उस पर सरकारी टीवी चैनल में आग लगा दी, जिसे
हसीना ने इंटरव्यू दिया था। ढाका यूनिवर्सिटी में टुई के अमी के राजाकार के नारे गूंजने लगे। टुई के आमी के राजाकार यानी कि तुम कौन, हम राजाकार हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं, ये बांग्ला भाषा है। प्रदर्शक प्रदर्शन हिंसक हो गए और महीने भर में 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इनमें ज्यादातर छात्र थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों को अपमानित करने के लिए और जनता के बीच उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्हें राजाकार बुलाया था। अपनी मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों को राजाकार बुलाना हसीना को भारी पड़ गया। बयान के पहले शेख हसीना ने भी यह नहीं सोचा होगा कि प्रदर्शनकारी राजाकार कह देने पर सरकार को इतना कुछ झेलना पड़ेगा। बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार के अनुसार प्रधानमंत्री के बाद उनकी पार्टी के बाकी नेताओं ने भी इसी तरह के बयान देकर प्रदर्शनकारी छात्रों के आक्रोश को और भड़काया। समाज कल्याण मंत्री दीपू मोनी ने कहा कि राजाकारों को बांग्लादेश के पवित्र झंडे को थामने का कोई हक नहीं। इस ढंग के लगातार बयानबाजी होती रही और बांग्लादेश में जो प्रदर्शन थे वो और हिंसक होते चले गए। अब रजाकारों को अगर आप समझें कि कौन है, किनको कहा जाता है, तो 1971 में बांग्लादेश के लिए हुई जंग में पाकिस्तान को सरेंडर करे 2 दिन गुजरे थे, तो 18 दिसंबर की सुबह ढाका के बाहरी इलाके में एक के बाद एक 125 लाशें मिलती हैं। सभी के हाथ पीछे बंधे थे। इनकी पहचान कर पाना भी मुश्किल हो रहा था। उनमें से कुछ को गोली मारी गई थी, कुछ का गला घोटा गया था, तो कुछ को राइफल में लगे चाकू गोद दिए गए थे। ये सभी 125 लोग बांग्लादेश के जानी मानी हस्तियां थी। ये उन 300 लोगों में से थे जिन्हें राजाकारों ने बंधक बना लिया था, ताकि उनकी जान के बदले बांग्लादेश में लगातार आगे बढ़ रहे भारतीय सेना से अपनी बात मनवा सके। हालांकि जैसे ही उन्हें पाकिस्तान के घुटने टेक देने की भनक लगी, राजाकारों ने सभी बंधकों को मार डाला। ढाका के बाहर की एक फैक्ट्री और मस्जिद को राजाकारों ने ठिकाना बनाया था। यहाँ से वे उन लोगों पर भी गोलियां बरसा रहे थे जो अपने रिश्तेदारों की लाशें पहचानने के लिए वहां पहुंच रहे थे। भारतीय सैनिकों को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, वे तुरंत वहां पहुंचे और फैक्ट्री को राजाकारों से छुड़वाया। और फैक्ट्री के पास और भी बंगालियों की लाशें मिली, जिन्हें गड्ढों में फेंक दिया गया था। भारतीय सेना की कार्रवाई में जिंदा बचे 2 राजाकारों ने सरेंडर किया और इन्होंने 300 लोगों की जान लेने की बात कबूल। 1971 के जंग के दौरान बांग्लादेश में राजाकार होना कोई आम बात नहीं रह गई। राजाकार अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है स्वयंसेवक या साथ देने वाला। हालांकि बांग्लादेश में इसे बहुत अपमानजनक माना जाने लगा। राजाकार का मतलब गद्दार हो गया, जिन्होंने पाकिस्तानी जनरल टिक्का खान के इशारे पर 1971 में लड़ाई में अपनों का ही खून बहाया। पूर्वी पाकिस्तान पहुंचकर टिक्का खान ने आजादी के लिए प्रदर्शन कर रहे मुक्ति वाहिनी मोर्चे पर लगाम लगाने के लिए 3 तरह की मिलिशिया बनाई: अल बद्र, अल शम्स और रजाकार। टिक्का खान के आदेश पर जमात ए इस्लामी के नेता मौलाना अबुल कलाम को रजाकारों का नेता बनाया गया। शुरुआत में रजाकार सेना में सिर्फ 96 लोग थे। बाद में इनकी संख्या 50,000 पहुंची। रजाकारों में बंटवारे के वक्त बिहार से बांग्लादेश जाने वाले उर्दू भाषी मुस्लिम शामिल। ये पाकिस्तान के समर्थक थे और नहीं चाहते थे कि भाषा के नाम पर अलग देश बांग्लादेश बने। बांग्लादेश में टिक्का खान के ऑपरेशन को सर्चलाइट नाम से भी जाना जाता है। आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना और मिलिशिया की बर्बर कार्रवाई में लाखों बंगाली मारे गए, जिसके चलते टिक्का खान बंगाल का कसाई कहा जाने लगा। तो ये थे रजाकार और उससे जुड़ी हुई बातें। अब शेख हसीना पे आते हैं वापस। तो इनकी तीसरी वजह जो समस्या पैदा की, शेख हसीना बांग्लादेश में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद हुए नुकसान को देखने के लिए 25 जुलाई को मीरपुर मेट्रो स्टेशन का दौरा करने पहुंची। इस दौरान मेट्रो स्टेशन में हुई तोड़-फोड़ को देखकर शेख हसीना के आंसू निकल पड़े। शेख हसीना अपने आंसुओं को टिश्यू पेपर से पोंछते हुए नजर आए। हालांकि उन्होंने प्रदर्शन में 200 से ज्यादा छात्रों की मौत पर एक बार भी कुछ नहीं कहा। पिछले महीने विरोध प्रदर्शन को लीड कर रहे 6 लोगों को डिटेक्टिव ब्रांच ने सेफ रखने के नाम पर 6 दिन तक बंधक बनाकर रखा। इनमें से नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद और अबू बकर मजूमदार घायल थे और अस्पतालों में इलाज करा रहे। उन्हें वहां से उठा लिया गया। इन सभी से आंदोलन को वापस लेने के लिए जबरदस्ती वीडियो बनवाया गया जब ये कैद में थे। अब गृह मंत्री ये दावा कर रहे थे कि इन्होंने अपनी मर्जी से आंदोलन को खत्म करने की बात कही।
जब मामला खुला तो प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भड़क गया। प्रदर्शन इतना बढ़ गया कि हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और इस तरीके से ये प्रदर्शन लगातार बढ़ते-बढ़ते आज जहां पहुंच चुका कि शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा। तो ये मुख्य कारण थे जो आरक्षण से शुरू हुआ था और आरक्षण की मांग से बढ़ते-बढ़ते लगातार प्रधानमंत्री के जो गलत बयानी थी और उनकी सरकार की जो गलत बयानी थी, इन सब का मिला-जुला असर ये रहा कि लगातार भीड़ जो है वो हिंसक होती रही और आज बांग्लादेश अस्थिरता के माहौल में जा चुका है। हालांकि सेना के द्वारा कहा जा रहा है कि शांति बहाली हो जाएगी, लेकिन जब प्रधानमंत्री के द्वारा इस ढंग का कार्य किया जाता है और प्रधानमंत्री देश छोड़कर जब चले जाते हैं, तो किसी भी देश के लिए शांति बहाली बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आज यहीं तक रखते हैं, इसके बाद जो भी नए घटनाक्रम होंगे, उसको हम लेकर फिर से उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।